Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, आप सब लोगों ने इकोनॉमी के अंदर एक इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दरअसल में हर महीने जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मोस्पी, ये हर महीने ये इंडेक्स निकालता है। तो अगस्त मंथ का जो डेटा है हमारे सामने आ चुका है एंड इस महीने आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो केवल 4% से ग्रो करा। अब अगर आप दोस्तों इसको पिछले साल के साथ कंपैरिजन करेंगे, अगर पिछले अगस्त के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि लास्ट ईयर तो अगस्त में 0% ग्रोथ हुई थी, पर इस साल अगस्त में आपको 4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो पिछले साल के मुकाबले तो आपको एक इम्प्रूवमेंट है। पर अगर हम बात करें जुलाई मंथ के कॉन्टेक्स्ट में, तो जुलाई मंथ में नंबर आपका 4.3 था, तो वहाँ से एक छोटी सी कमी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सर ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से हुआ है या फिर जीएसटी में जो बदलाव आए कुछ उसका इम्पैक्ट आया है। द आंसर इज़ नो। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थे वो एंड ऑफ अगस्त में आए, इसीलिए उनका कोई खास इम्पैक्ट आपको इस आईआईपी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जीएसटी कम करने की बात, तो वो भी इसके बाद ही हुआ है। सो दैट इज़ वाई वो इफ़ेक्ट अभी इसके अंदर नहीं पता लग रहा। ये इफ़ेक्ट जो पता लगेगा वो सितंबर मंथ के आंकड़ों के हिसाब से हमें यहाँ पे उसका आइडिया मिल पाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ यहाँ पे रिलीज़ होगा। इसके अलावा दोस्तों, केरला के अंदर जो असेंबली है उन्होंने यूनैनिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है एसआईआर के अगेंस्ट। अब आप लोग जानते होंगे कि जैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपको बिहार के अंदर देखने को मिली, उसी तरह की बात अब केरला के अंदर भी हो रही है। अब केरला की जो रूलिंग पार्टी है और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी है वो दोनों साथ में आए हैं और उन्होंने बोला है कि एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, जो गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए। बट यहाँ पे केरला की असेंबली ने यूनैनिमसली इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करके एसआईआर के अपने अगेंस्ट विरोध यहाँ पे दर्शाया है। दोस्तों, डेट है आज की 30 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि दोस्तों आज सितंबर मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आप रियलाइज़ करोगे कि इस साल में आखिरी के 3 महीने ही बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो स्टूडेंट्स अगले साल 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली एक बात थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा टाइम उनके एग्ज़ाम में नहीं बचा है। और ख़ासकर अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ की, तो ये मंथ आपका दशहरा, दिवाली और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में चला जाता है। तो अपने टाइम को मैनेज करके आप चलिएगा कि किस तरह से आप 2026 अटैम्प्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है एंगल्स पॉज के बारे में। आप सब लोगों ने फ्रेडरिक एंगल का नाम आपने सुना होगा। दरअसल में फ्रेडरिक एंगल ने 19th सेंचुरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हुई हैं। उनमें से एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो होना तो ये चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से दुनिया की ओवरऑल ग्रोथ बढ़े, जीडीपी बढ़े, और इनफैक्ट ऐसा बढ़ा भी। पर एक चीज़ उन्होंने नोटिस करी कि जो आम लोग थे ना, जो आम जनता थी, उनकी वेजेस कोई खास नहीं बढ़ी। दैट मीन्स व्हाट, जो ऊपर के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी वेल्थ कई गुना बढ़ती रही, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से जो नीचे के लोग थे वो नीचे ही रहे, क्योंकि उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी, साथ में महंगाई भी बढ़ गई। अब यही जो फ्रेडरिक एंगल की थ्योरी है, इसको हम लोग एंगल्स पॉज के नाम से जानते हैं, जहां एवरेज वेजेस और वेलफेयर स्टैग्नेंट रहता है, इससे इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। अब ये तो इन्होंने 200 साल पहले बात बोल दी थी। अब हम आज इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यही सेम क्षमता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्षमता थी। इसका मीनिंग यही है कि एआई आने से कुछ अमीर लोगों को बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, पर क्या एक आम इंसान को फ़ायदा हो पाएगा? इसका आंसर अभी तक के लिए जो अलग अलग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। इसका मीनिंग यही है कि एआई आने से कुछ लोग होंगे जो बहुत अमीर हो जाएंगे, बाकी लोग एक तरह से गरीब ही रहेंगे, एंड इससे आपकी जो इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और उससे एंगल्स पॉज वाली सिचुएशन जो है वो आ जाएगी। ऐसा यहाँ पर जेफरी हिंटन, जो कि एक नोबेल लॉरिएट हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वन ऑफ द अर्लीस्ट फाउंडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है। ठीक है, तो जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि फिलीपींस का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एआई के आने की वजह से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई बीपीओ में, कॉल सेंटर में, पर लोगों को उस तक बेनिफिट उसका नहीं पहुंच पाया। उसी तरह से पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट आती है, वो भी ये बात बोल रही है
कि दुनिया भर की जीडीपी में $15 ट्रिलियन ऐड होंगे बिकॉज ऑफ एआई बाय 2030। पर ये बेनिफिट यूएसए, चाइना और सिर्फ कुछ एक देशों तक ही यहाँ पे पहुँच पाएगा। उसी तरह से आईएमएफ का भी यही बात बोलनी है कि दुनिया की 40% नौकरियाँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एआई से एक्सपोज्ड हैं। हाई स्किल्ड जॉब्स भी इनफैक्ट सब्सिट्यूट्स हो सकती हैं, यहाँ पे ऐसा आईएमएफ का यहाँ पे बोलना है। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो आईटी फर्म्स ने ऑलरेडी 12,000 नौकरियां यहाँ पे काट दी हैं ताकि एआई की तरफ वो पिवट कर पाएँ। तो ये कुछ बातें हैं, पर साथ ही साथ अगर हम बात करें ना तो एंगल्स पॉज को रोकने के या उसको कम करने के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर हो गया, अबू धाबी हो गया, ये अलग अलग तरह के स्किलिंग एंड री स्किलिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसके माध्यम से एआई फोकस्ड लर्निंग लोगों तक पहुँचाई जा पाए। साथ ही साथ अलग अलग रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, जैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है रोबोट टैक्सेस का। कुछ देश ऐसे हैं जो रोबोट टैक्स लगा रहे हैं। रोबोट टैक्स का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे रोबोट्स जिन्होंने कहीं ना कहीं एक इंसान को रिप्लेस किया है, तो देन यू नीड टू पे रोबोट टैक्स। ठीक है, उससे क्या होगा, जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन तक कुछ पैसा पहुंचा पाएंगे, फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम से लोगों तक पैसा पहुंचेगा। ठीक है, तो एआई को एज अ पब्लिक गुड की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसके बेनिफिट सब लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो ये अलग अलग कुछ पॉलिसी मेजर्स हैं जो एंगल्स पॉज को यहाँ पे मिटिगेट करने के अंदर हमारी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज जल सिंचाई जन भागीदारी अवार्ड। अब इसको आप अंडरस्टैंड करना, दरअसल में ना गुजरात में जल सिंचाई मॉडल चलता था। अब ये गुजरात की एक इनिशिएटिव थी। हमने सोचा क्यों ना इस इनिशिएटिव को हम पूरे देश भर में लेके चलें। तो 2024 में 6 सितंबर को सूरत गुजरात के अंदर एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव के साथ यहाँ पे स्टार्ट होता है जल सिंचाई जन भागीदारी का, और ये आपका एक्सटेंशन है जल शक्ति अभियान का। बेसिकली यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करने की बात है। ये जो वर्ड है ना जन भागीदारी, इसका अर्थ यही है कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें वाटर कंजर्वेशन के अंदर। अब बिदर जो कर्नाटका के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, उसको देश भर के अंदर जल सिंचाई जन भागीदारी अवार्ड यहाँ पे मिला है और इसको 25 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वाटर कंजर्व करने के लिए बहुत ही शानदार काम किया है, और इसको अवार्ड देने वाली बॉडी और कोई नहीं, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज आता है वही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ना देखो, दो तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एक तो है कि आप इसको प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा है आप इसको मेंस के आंसर्स में पॉइंट आप कोट भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक बूंद हमें यहाँ पे कंजर्व करनी है, और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक आम इंसान की पूरी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है इसके अंदर इन्वॉल्व होना, इस इनिशिएटिव के अंदर काम करना। अब ऐसा हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाएंगे, अलग अलग तरह के छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे, रिचार्ज वेल्स बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम पानी को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ऑलरेडी 25,000 इस तरह से ऑलरेडी बिल्ड कर दिए गए हैं, एंड इसके लिए जो पैसा आएगा वहाँ सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। उसके अलावा आपके जो कंपनीज होती हैं वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स का इस्तेमाल करेंगी पानी को बचाने के लिए। फिर आपके कम्युनिटी ग्रुप्स हो गया, तो सबका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो बिदर ने क्या क्या किया, देखो एक तो है उन्होंने चेक डैम्स बनाए। चेक डैम छोटे बैरियर्स होते हैं जो कि नदियों के ऊपर या स्मॉल स्ट्रीम्स के ऊपर यहाँ पे बनाए जाते हैं। उससे जो पानी की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो पानी है वो हम इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं ग्राउंड में। इसके अलावा गैबियन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये गैबियन स्ट्रक्चर भी एक तरह के चेक डैम्स ही हैं जो परमिएबल होते हैं, जैसे इसमें आपके मैश बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके कुछ गली प्लग्स में क्या होता है, यहाँ पर आपके स्टोन से, मिट्टी से, या फिर वेजिटेशन के बैरियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे गलीज को, जो आपकी गलीज मतलब आपके जो वाटर के लिए, उनको वाइडन किया जाता है। फिर इसके अलावा पर्कुलेशन पॉन्ड्स, पर्कुलेशन का मतलब होता है कि पानी को आप एक तरह से होल्ड करो और मिट्टी के अंदर उसको पर्कुलेट होने दो, मिट्टी को उसको जाने दिया जाए, उससे ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़ेगा। फिर सोक पिट्स भी यहाँ पे बनाई गई हैं बिदर के द्वारा, जहाँ पर सैंड के साथ या फिर लोकल वाटर इनफिल्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बिदर ने यहाँ पे की हैं। इनफैक्ट उनके जो अपने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, जैसे टांकास, स्टेप वेल्स, ठीक है, जैसे आप राजस्थान के अंदर बाउलीस देखते हो ना, सिमिलरली आपको यहाँ पे बिदर के अंदर भी अपने आपके ट्रेडिशनल सिस्टम देखने को मिलते हैं। फिर मनरेगा का इस्तेमाल किया गया डीसिल्टिंग करने के लिए, जो आपका सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है ना, उसको हटाने के लिए डीसिल्टिंगेशन का काम जो था मनरेगा के अंतर्गत किया गया, एंड लोगों को इन्वॉल्व किया
एंड इसीलिए बिदर के अंदर अच्छे से यहाँ पे हमने वाटर कंजर्वेशन हम यहाँ पे कर पाए हैं, इसीलिए उसको जन संचाई जन भागीदारी का अवार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है सबकी योजना सबका विकास अभियान। दोस्तों 2 दिन बाद 2 अक्टूबर होगा एंड इस 2 अक्टूबर के मौके के ऊपर गांधी जी का जयंती हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड महात्मा गांधी जी का एक विजन था कि गांव को हमें यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, गांव हमारे यहाँ पे जो हों वो अपने आप में सशक्त बने। एंड इसीलिए 2 अक्टूबर को हमारी पंचायती राज मिनिस्ट्री पीपल्स प्लान कैंपेन यहाँ पे लॉन्च करेगी, दैट इज सबकी योजना सबका विकास अभियान। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी पंचायत को बोला जाएगा कि वो पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपने अपने प्रिपेयर करें 2026-27 के लिए। पंचायत डेवलपमेंट प्लान में पूरी जानकारी होती है कि भाई क्या उनके लोकल लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है, देश के क्या गोल्स हैं, इन दोनों को हमने कैसे साथ में जोड़ना है। एंड यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल ग्राम सभास होती हैं, लोग इन्वॉल्व होंगे अपने प्लान्स को बनाने के अंदर। सिर्फ प्लान एग्जीक्यूट करना नहीं, प्लान बनाना भी लोगों का ही जिम्मेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 2019-20 जब से ये काम हुआ है तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के ऊपर 18 लाख से भी ज़्यादा इस तरह से पंचायत डेवलपमेंट प्लान अपलोड हो चुके हैं। इसमें गांव के भी, ब्लॉक के भी और इवन डिस्ट्रिक्ट के भी आपको प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा 2025-26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए लगभग 2.5 लाख प्लान्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इनको ना फ़ायदा पता क्या होता है, जब हम ऑनलाइन किसी पर्टिकुलर प्लान को डाल देते हैं तो उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है कि भाई आपने प्लान तो दिया था पर आपने कुछ काम किया भी या नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई ग्राम स्वराज है, ठीक है, ये एक तरह की एक एप्लीकेशन है, जो एक ऐप है जहाँ पर प्लानिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग सारा काम अच्छे से हो पाएगा। तो पता लग जाता है भाई कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा आपने खर्च किया है। फिर एक मेरी पंचायत ऐप है, इसमें आपको पता लग जाएगा अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, अलग अलग स्कीम्स के बारे में, कितना पैसा आपकी पंचायत को मिला, क्या शिकायतों का निपटारा हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह से एक है आपका पंचायत निर्णय, ये भी आपकी पंचायती राज ही देखती है ताकि आप ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर काम कर पाएँ। तो हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं बेसिकली ताकि चीज़ों का हमें पता लगता रहे। आपके अनफिनिश्ड जो काम है, जो काम कंप्लीट नहीं हुए, उनको हम कैसे फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स के माध्यम से हम उसको फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमने कुछ टूल्स भी बनाए हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसमें ये देखा जाता है पंचायत ने काम कैसा किया, उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है आपको अचीवर की रैंकिंग दी जाएगी, अगर रैंक बहुत कम है, स्कोर बड़ा कम आया है तो आप एक बिगिनर हो। तो कहाँ कहाँ कमियाँ रहेगी वो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बनाएगा। एंड एक होता है आपका सभासार। सभासार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा जैसे कॉर्पोरेट्स के अंदर ना मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग की ना जानकारी रिकॉर्ड करनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब देखो ग्राम सभा भी होती है, वहाँ पर भी मीटिंग होगी, उन्होंने भी कुछ डिस्कशन किया होगा, तो उनके भी तो मिनट्स ऑफ मीटिंग होने चाहिए ना। उसके लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है सभासार। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग काम किए जा रहे हैं ताकि हमारी अपनी जो ग्राम पंचायत है ना उनकी फंक्शनिंग और बेहतर हो पाए एंड डेफिनेटली वो और ज़्यादा बेटर हो पाए। इसके अलावा फोकस ये भी है कि खुद का वो रेवेन्यू और ज़्यादा अच्छे से जनरेट करें। इवन ट्राइबल्स के एम्पावरमेंट के लिए आदि कर्मयोगी जो अभियान है उसके अंतर्गत स्पेशल फोकस इनके ऊपर रखा जाता है एंड महिलाओं का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये सारी बातें हैं सबकी योजना सबका विकास अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रामसर लिस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों रामसर के अंतर्गत अभी तक टोटल 91 साइट्स थी, अब 2 नई साइट्स और ऐड हो चुकी हैं। इस तरह से भारत के अंदर अब 93 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। ये दोनों जो साइट्स ऐड करी गई हैं ये दरअसल में आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेंगी। एक है गोकुल जलाशय और दूसरा है उदयपुर झील। देखिए नाम उदयपुर झील है पर इसको राजस्थान के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये उदयपुर आपका बिहार के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एशिया के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं एंड दुनिया की अगर हम बात करें नंबर ऑफ रामसर साइट्स की तो भारत तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा यूके में हो चुकी हैं 176, मैक्सिको दूसरे पे है एंड भारत तीसरे पे है विद 93 नंबर ऑफ रामसर साइट्स। अब इन दोनों को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर ये जो दोनों ऐड की गई हैं गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, आखिर इनके रिगार्डिंग हमें क्या चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। दोस्तों गोकुल जलाशय जो है ना वो ध्यान रखिएगा वो एक तरह की क्या है, इट इज़ एन ऑक्सबो लेक। प्लीज़ ध्यान से समझो, होता क्या है ना, ऐसे मान लो आपका एक रिवर है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मेंडर करता है, ठीक है। अब मेंडरिंग करने की वजह से कुछ जगह उसका आपका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स आपके इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ एरियाज पे यहाँ पे इरोजन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे पता क्या होता है,
कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो आपका बाकी रिवर से कट जाता है, उससे साइड हो जाता है, और हो सकता है रिवर ऐसे डायरेक्टली मूव हो। तो ये जो हिस्सा बच गया ना, इसको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये जो आपकी गोकुल जलाशय है, ये एक ऑक्सबो लेक ही है, जो कि लोकेटेड है ऑन द रिवर गंगा। ये एक नेचुरल बफर के तौर के ऊपर काम करती है। जैसे बिहार में हर साल आप जानते होंगे कि फ्लड्स की समस्या आती है, पर गोकुल जलाशय जो है ना, ये फ्लड्स के इम्पैक्ट को कम करने के अंदर हमारी मदद करता है। लगभग बहुत सारे ऐसे विलेजेस होते हैं जो बच जाते हैं बाढ़ आने की वजह से, क्योंकि उनके पास गोकुल जलाशय है। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो बर्ड सेंसस हुआ था वहाँ पाया गया कि 3500 वाटर बर्ड्स यहाँ पे नियरली आपको देखने को मिलते हैं, एंड इससे लोकल लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इनफैक्ट लोकल लोग ना इस पर्टिकुलर वेटलैंड को प्रिजर्व करने के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो ऐसा है कि हर साल उनका अपना एक वहाँ लोकल फेस्टिवल होता है। उस लोकल फेस्टिवल के समय के ऊपर वो सारे जो वीड्स वगैरह है यहाँ से हटाते हैं, एंड इस वजह से ये पूरा एरिया कंजर्व रहता है। दूसरा जो चीज़ ऐड हुई है वो है उदयपुर झील। जैसा मैंने आपको बताया, ये बिहार के आपको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट ये जो वेटलैंड है ना, ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत ही आता है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सबोल लेक के बारे में, तो दरअसल में उदयपुर झील भी आपकी एक ऑक्सबो लेक ही है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ बहुत सारी आपको जड़ी बूटियाँ देखने को मिल जाती हैं। इनमें से एक फेमस जो जड़ी बूटी है वो है अलाइसिकार्पस रॉक्स बुर्गिनस। ठीक है, तो ये आपका इसका साइंटिफिक नाम है। ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा भारत में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से उदयपुर झील के अंदर 280 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, एंड 35 से आसपास आपकी माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी विंटर के टाइम के ऊपर। सो दैट इज़ वाई ये दोनों को रामसर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, एंड अब भारत में टोटल 93 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। दोस्तों, यूनेस्को का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे। अभी 37th इनकी यहाँ पे काउंसिल हुई हांगझो चाइना के अंदर। अब उसमें क्या हुआ, भारत के एक बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ऐड किया गया। अभी तक भारत के पास टोटल 12 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आप इसको कह सकते हो। उसमें एक 13वां ऐड हो चुका है। ये 13वां जो ऐड हुआ है वो हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार इनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपका नीलगिरीज आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर, जहाँ पर आपको ठीक है वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन के अंदर। उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु के अंदर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जहाँ डुगोंग आपको जो सी काऊ है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का ये हैबिटेट आपको देखने को मिलता है। नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा नौकरेक मेघालय में, पचमढ़ी ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडियन जॉइंट स्करल आपको देखने को मिल जाएगी। सिमलीपाल है उड़ीसा में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड में। अचनमकार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगस्थ्यमलाई केरला तमिलनाडु में। कॉन्चनजंगा ये सिक्किम के अंदर। पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। ये ऑलरेडी पहले थे, पर अभी 2025 के अंदर क्या हुआ है, जो कोल्ड डेजर्ट है ना हिमाचल प्रदेश का, उसको ऐड किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हो। जैसे इसके अंदर आपका पिन वैली नेशनल पार्क, चंदरताल, सारचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी आपकी कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती हैं। राइट, ये आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप्स एंड अल्पाइन फ्लोरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इस तरह से 13 बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत के हो चुके हैं, जो कि यूनेस्को की लिस्ट का यहाँ पे पार्ट है। कोशिश यही होती है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो वो हमें हेल्प करती है। तो टोटल इस तरह से 785 साइट्स हैं 142 कंट्रीज़ के अंतर्गत, एंड देशों के आपस में बीच में नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, साउथ साउथ जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ताकि इकोलॉजी को हम अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, जो हम क्लियर होनी चाहिए। एक और टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है मोटोक कम्युनिटी के बारे में। देखो, एक कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कम्युनिटी न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट को बिलोंग करती है। दरअसल में क्या हुआ, जो मोटोक कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि असम से आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है, उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट किया असम में। उसका रीज़न यही था क्योंकि दरअसल में ना जो मोटोक कम्युनिटी है वो फ़िलहाल उनको जो दर्जा मिला हुआ है वो ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का।
पर इनको प्रॉमिस किया गया था लगभग 10 साल पहले कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का दर्जा यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्योंकि उनकी जो प्रॉमिस था अभी तक उनका प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो पाया है, दैट इज़ वाई दे आर प्रोटेस्टिंग कि उनके कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस यहाँ पे दिया जाए। साथ ही साथ उनकी जो ऑटोनमस काउंसिल जो है, जो कि आपके बनी थी ऑटोनमस काउंसिल, उस ऑटोनमस काउंसिल को 6 शेड्यूल के अंतर्गत यहाँ पे लाया जाए। अब आप लोग जानते होंगे जैसे 6 शेड्यूल के अंदर किस चीज़ को लाया जाता है तो उनके पास जो ऑटोनॉमी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो 2020 के अंदर इनकी ऑटोनमस काउंसिल यहाँ पे बनी थी, उसको अपग्रेडेशन करने के लिए आपका आपका प्रोटेस्ट हो रहा है। तो 2 डिमांड है बेसिकली कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, दूसरा उनकी जो ऑटोनमस काउंसिल है उसको अपग्रेड किया जा पाए। और आपको ये जो कम्युनिटी है ये असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्टली ये जो आपकी कम्युनिटी है ये एग्रीकल्चर का यहाँ पे काम करती है एंड इस तरह से ये इनकी डिमांड्स है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक तो था आफ्सपा के रिगार्डिंग। इसमें देखो बात ये कह रहा है कि आफ्सपा के अंतर्गत डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द आंसर इज़ नो। देखो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आपके जो स्टेट के गवर्नर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं एंड उसके माध्यम से किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। डुगोंग की बात करें या सीकाओ की, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा, दैट इज़ वाई द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें जो नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट है, डेफिनेटली ये आपके सीएपीएफ पर्सनल जो कि युद्ध के समय या किसी और टाइम के ऊपर उनको थोड़ी चोट लग जाती है, ठीक है, जो डिसेबल हो जाते हैं उनके लिए यहाँ पे है, दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।